लाइव है जूम में दीजिए हम। कितना क्या चाह बराबर आ वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो लाइव स्टार्ट हो गया है। कितना कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है सब कुछ पता है। एक बार जुड़ गया कमेंट क्या है मीटिंग टेस्ट करते रहेंगे 1 मिनट 1 मिनट बाद और यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा चला। ओके चालू है। हाँ चालू है। देवेंद्र भाई भी आ गए। शेयर करते रहिए। सभी साथियों को जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। साथियों, जैसा कि आज का टाइम दिया था उसके अनुसार हम लोग आपसे रूबरू हैं। आज का जो चर्चा का हमने टॉपिक रखा था बहुत ही कम समय में हम लोग बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज लोगों को भयभीत किया हुआ है, डराया हुआ है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जितने लोग इस महामारी से, बीमारी से, वायरस से नहीं मर रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग डर की वजह से मर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेनी होगी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जितनी भी मौतें हो रही है वो अस्पतालों में हो रही है और शमशान घाट भी एक जगह पर इकट्ठा करके लोगों को जलाया जा रहा है ताकि लोगों में एक दहशत फैलाई जाए। मैंने इसी तरीके की पोस्ट भी डाली थी कि कैसे षड्यंत्रकारी लोग पूरे लोगों के अंदर इस तरीके का माहौल बना देते हैं, एक भय व्याप्त कर देते हैं, उसका ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो भयग्रस्त माहौल हो। ये चीज़ हम लोग बार बार आपके बीच में आके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज की बात जो शुरू करनी है उस बात से पहले मैं एक जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो मार्क ट्वेन की बात है कि लोगों को मूर्ख बनाना आसान है लेकिन उनको ये समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। हम बार बार लोगों को समझाइश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इन षड्यंत्रों को समझना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे साथी हैं, हमारे संगठन के, हमारे विचारधारा के, वे लोग तो कम से कम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं और उनको अगर समझ में आएगा तो वे लोग भी लोगों को समझाने का प्रयास करें। तो जैसा कि आज का विषय हमने रखा था यहाँ पर कि अगर आदमी के अंदर से मान सम्मान और स्वाभिमान अगर ये माइनस कर दिया जाए तो पीछे जानवर बचता है। अगर कोई व्यक्ति खाने के लिए जिंदा रहता है या खा पी करके जीता है और ऐसा सोच रहा है कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ, तो वो उसमें वो आदमी की जिंदगी नहीं जी रहा है, वो जानवर की जिंदगी जीता है, क्योंकि जानवर भी खा पी करके जिंदा रहता है। आदमी में और जानवर में यही तो अंतर है कि वो आदमी के पास में विवेक बुद्धि होती है, जानवरों के पास विवेक बुद्धि का अभाव होता है। बुद्धि तो उनके पास भी होती है लेकिन विवेक बुद्धि उनके पास नहीं होती। और जिन लोगों की विवेक बुद्धि विकसित नहीं होती है या जो लोग विवेक बुद्धि से काम नहीं लेते हैं वे लोग जानवर के बराबर हैं, जानवर से भी बदतर है। तो हमें समझना ये है कि आज जो पूरे देश के अंदर एक भय बनाया हुआ है, एक डर ऐसा बनाया गया, हर एक हरकत जो है वो लोगों को डराने के लिए की जा रही है, ना कि लोगों को हौसला देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, धैर्य के लिए, या फिर उनको एक तरह से कहा जाए तो मजबूती देने के लिए। ऐसा ना हो करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराया कैसे जाए, चाहे उसके लिए इस बीमारी का नाम होकर के लोगों की जो डेथ हो रही है या की जा रही है हत्याएं, उनके माध्यम से
शमशान भूमि में सभी शवों को एक साथ इकट्ठा करके जला करके जो माहौल तैयार किया जा रहा है, इस तरीके के, और फिर प्रशासन और पुलिस का भी, उन लोगों का भी वे मिसयूज करके ऐसा कर रहे हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपके बीच में आकर के बार बार मैं ये बात कहता हूं, और हर बार मैंने जहां से भी ये षड्यंत्र शुरू हुआ था, मैं जब भी कोई षड्यंत्र होता है उसका पर्दाफाश करने का प्रयास करता हूं। अब मेरा संदेश कितने लोगों तक जाता है ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन जहां तक है मैं पर्दाफाश कर रहा हूं, और 1 साल से कंटिन्यू मैं इस महामारी के बारे में या कोविड-19 के बारे में, कोरोना जिसको कह रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को समझा रहा हूं कि किस तरीके का ये षड्यंत्र है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी की एक धारणा बन गई है कि अब मुझे जिंदा कैसे रहना है, मुझे मेरी जान कैसे बचानी है, मेरे परिवार के सदस्यों को कैसे जीवित रखना है, कैसे बचाना है। ये एक आदमी की नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी की बात हो गई है। उसके अंदर मैं भी साथ में आता हूँ कि मुझे भी ये चिंता तो रहती ही है, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर मैं जिंदा रहा, मेरा परिवार भी अगर सलामत रहा, सब कुछ सलामत रहा, और अगर मेरे संवैधानिक अधिकार खत्म हो गए, मेरी शिक्षा खत्म हो गई, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, मेरी जो है सामाजिक जो स्तर जो संविधान की वजह से हमें मिला है वो अगर नहीं हुआ, नहीं कायम रहा, और हम लोगों को अगर राजनीति में जिस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है उस तरीके से हम राजनीति में गुलाम बन करके एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो ये जो मानसिक गुलामी हमारे ऊपर डाली जा रही है, मानसिक रूप से, इसलिए मैंने आज सब्जेक्ट में डाला है कि मानसिक रूप से मर जाना, आर्थिक रूप से मर जाना, शैक्षणिक रूप से मर जाना, वैचारिक और तार्किक रूप से मर जाना, राजनीतिक और सामाजिक रूप से मर जाना, इससे तो अच्छा है कि शारीरिक रूप से ही मर जाएं तो अच्छा है। क्योंकि बिना मान सम्मान, बिना स्वाभिमान, बिना इज्जत आबरू के, बिना शिक्षा के, बिना क्या कहते हैं उसको कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किए हम लोग जीकर भी क्या करेंगे। हमारे पुरखों ने हजारों साल तक दास्ता की जिंदगी जी है, हजारों साल तक वे लोग जानवरों से भी बदतर उपयोग किए गए हैं, और उन्हें गुलाम बना करके उन लोगों को रखा गया था। तो ये स्थिति जो हमें संविधान की वजह से मिली है, संविधान की वजह से आज हम लोग सिर उठाकर जी रहे हैं, हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन लेकर के हम विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग, जिसमें हम कहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, वो परचम लहरा रहे हैं, हर क्षेत्र में वो बाजी मार रहे हैं और अपना जो हुनर दिखा रहे हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो अवसर हमें संविधान की वजह से मिला है, आज उस अवसर को पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है, एकदम स्लो पॉइजन की तरह उसे किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन ख़त्म हो रही है, हमारा सामाजिक स्तर जिसके बारे में बात कही जाती है ना, बीच में बता दूं आपको कि बार बार बताया है, हर बार बताता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने जो नाम देकर षड्यंत्र रचा है वो रियल में सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है ना। वो जो एक बीमारी के लिए एक फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, शारीरिक डिस्टेंस होना चाहिए, वो नहीं है। ये एक सोशल डिस्टेंसिंग इनडायरेक्ट रूप से पूरे देश के अंदर बनाई जा रही है। जैसे अभी पूरे देश में शादियों का जो सीजन चल रहा है, तो शादियों के सीजन में सरकार ने या सरकार जिनके नियंत्रण में है उन्हीं की बात करूंगा, सरकारें जिनके नियंत्रण में है वे लोग इस तरीके की गाइडलाइन दे रहे हैं ताकि किसी शादी में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, अगर होते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना कर दिया जाए। तो जब 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने के निर्देश है, तो प्रत्येक व्यक्ति जिस तरीके से अपने शादी के प्रोग्राम में, बच्चों की शादी के प्रोग्राम में जिस तरीके से वो फ्रेंड सर्कल, दोस्तों को, अन्य इंटरकास्ट के लोगों को, इंटर रिलीजन के लोगों को जिस तरीके से भागीदारी दे रहा था और जिस तरीके से उनकी भागीदारी आ रही थी, एक दूसरे के वहाँ शादी ब्याह में आने जाने का जो भाईचारा बढ़ रहा था और लोगों का एक दूसरे के नज़दीकी का मामला बन रहा था, इससे उनको इस तरीके से लगा कि अगर ये भाईचारा एक दूसरे के जाते हैं शादी ब्याह में, एक दूसरे का भोजन करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो उनकी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो सोशल सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को ख़त्म करती है, तोड़ती है।
इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग करके ये निर्देश जारी किए हैं कि 50 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुए। तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता है जिस परिवार में नज़दीक के ही नहीं, उस परिवार के 50 मेंबर ना हो। 50 मेंबर तो क्या, उसके परिवार, कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके पारिवारिक रिश्तेदारी और तक न जाएं तो उसके पारिवारिक जो परिवार के लोग हैं, चाचा मामा या भाई भतीजा, इनको मिला लें तो भी वे लोग 100 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब जब परिवार के लोग ही उसमें शरीक नहीं हो पाएंगे तो अन्य लोग जो बाहर से आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। तो हर आदमी की एक मानसिकता बनती है कि यार 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा तो होने नहीं दे रहे हैं, तो फिर वहाँ हम जाकर क्या करेंगे, कैसे जाएंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। बुलाने वाला भी सोचता है कि अगर वहाँ किसी को बुला लिया और वहाँ ज़्यादा हो गया तो जुर्माना हो जाएगा। तो ये सीमित मामला जो किया जा रहा है, ये आज अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया था, जबकि बीमारी के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द मैं बार बार बता रहा हूँ। वो इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो इम्प्लीमेंट करना था वो आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग आज इम्प्लीमेंट हो रही है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर समझना नहीं चाहते हैं। आम आदमी की बात नहीं, मैं समझदार पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि वे लोग इसको इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो 1 साल पहले शब्द इन्होंने बोलचाल में लाया था, आज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज उसके ऊपर अमल हो रहा है और आज सोशल डिस्टेंसिंग बन गई है। एक कास्ट के लोग भी एक जगह पर पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं तो उस कास्ट के अंदर दूसरी जातियों के लोग, उनके पड़ोसी या उनके गांव के या फिर उनके दोस्त फ्रेंड सर्कल के लोग जो हैं वो लोग, या उनके ऑफिसेज के जो लोग हैं अन्य कास्ट के, वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग धीरे धीरे अपने आप जो है घरों तक सीमित हो जाएगी और हर परिवार एक अपने तक सीमित हो जाएगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द जो आया था वो वहाँ से आया था, आज उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसको आपको समझना है। यहाँ हम लोग सामाजिक रूप से मर रहे हैं। हमारी स्कूलें बंद हैं, स्कूलें बंद होने की वजह से हम लोग शैक्षणिक रूप से मर रहे हैं, हमारी एजुकेशन खत्म हो रही है। इसी तरीके से वर्तमान में जिस तरीके का भयावह वातावरण निर्माण करके वो लोग सरकारी अस्पतालों के अंदर का माहौल बना खराब करके लोगों को 24 घंटे में मार करके डेड बॉडी देने या न देने की बात करके उनको जिस तरीके से खौफजद माहौल तैयार किया जा रहा है, उससे लोगों का सरकारी अस्पतालों के प्रति जो है वो हो जाएगा। तो हम लोग चिकित्सकीय सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे, यानी कि हम शारीरिक रूप से भी एक तरह से मर ही जाएंगे। और जिस तरीके से कहें कि धीरे धीरे ये मामला जो अभी कर रहे हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलोगे, दुकानें नहीं खोलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो इन तमाम चीज़ों से हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। आम आदमी जो रोज रोटी कमा कर खाता है, या एक छोटा दुकानदार व्यापारी जो है वो रोज अपने धंधा करके अपने परिवार को चलाता है, उन लोगों का अगर इस तरीके से एक महीने तक अगर बंद का ऐलान हो जाएगा, इस तरीके से उनके रोजगार को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर उन लोगों की आर्थिक स्थिति, यानी वे आर्थिक रूप से भी मर जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अब लोगों के बोलने के ऊपर और तर्क करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें जो बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये वैचारिक रूप से भी हमें ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि शैक्षणिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, मानसिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या आधिकारिक रूप से जो अधिकार हमारे वो खत्म किया जा रहा है, इस तरीके से जो हमारी हत्या की जा रही है, हमें मारा जा रहा है, तो हम लोग अपने बच्चों को बचा कर भी क्या करेंगे? घरों में रख करके हम लोग इन गाइडलाइन की पालना करके हम अपने बच्चों को बचा लेंगे, कोविड-19 से बचा लेंगे, लेकिन क्या हम लोग इन तमाम जो हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर जो मौत आने वाली है, जो एक तरह से उनको जिंदा लाशें बनाने का जो काम हो रहा है, उसके बारे में, इसलिए मैंने आज इस पोस्ट को डाला और इसमें मैंने ये लिखा कि इसके अंदर हम लोगों को शारीरिक रूप से मर जाना ही अच्छा है। अगर हम लोग आधिकारिक रूप से मर गए तो हम जीकर भी क्या करेंगे? हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये सामाजिक स्तर को गिराने का कार्य
क्रम चल रहा है, उसके अंदर आपको एक सबूत के तौर पे बता दूं कि जिस तरीके का वातावरण करके वो बार बार जो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें, मैं दावे के साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आज जिन लोगों के अंदर भी जैसे भी ऑक्सीजन का जो अभाव हो रहा है या ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं या उनका ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है, उसके अंदर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो मास्क है। मास्क की वजह से, मास्क लगाने की वजह से जो सांस हम उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में, स्वतंत्र मात्रा में नहीं मिल पाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है वही मास्क से टकराकर वापस आदमी के अंदर जाती है। इससे उसके फेफड़ों पे इफेक्ट होता है, और फेफड़ों पे इफेक्ट होता है तो फिर फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। फिर जो ऑक्सीजन उसको मिलती भी है तो वो उसको फेफड़े एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए ये मास्क जो है ये भी इसके लिए जानबूझकर किया हुआ एक प्लान किया हुआ कार्यक्रम है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात करें तो जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं जो सुबह से गाइडलाइन लेकर के चलते हैं, माइक लगा करके अनाउंस करते हैं, मैंने कई जगह पर ये देखा है कि वे झुंड के झुंड एक साथ, जिनकी उनके आपस में कोई सोशल संभव क्या बोलते हैं उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, वे एक दूसरे से अड़ करके चल रहे हैं और पूरे गांव में या शहर में कहीं पर भी घूम करके। तो ये जो दूरी है, शारीरिक दूरी, ये शारीरिक दूरी सिर्फ जनता पर ही लागू क्यों है, उनके ऊपर लागू क्यों नहीं है, और कोरोना उनको क्यों नहीं हो रहा है जब वे खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, वे खुद ही गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। जैसा कि वो कहते हैं कि घरों से बाहर मत निकलो, घरों से बाहर निकल गए तो तुम्हें कोरोना हो जाएगा। तो क्या जो लोग पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी 24 घंटे जो लगे हुए हैं, क्या उनको वो खतरा नहीं है, या क्या उनको कोई सरकारों ने कवच दे रखा है, या फिर उनका शरीर जो है वो कोई लोहे का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, वे भी आम आदमी हैं। उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को गाइडलाइन है कि तुम लोगों को घरों में रखोगे, तुम इनको घरों से बाहर नहीं निकलने दोगे, तुम इनको काम धंधा नहीं करने दोगे, तुम इनको जो है दुकानें नहीं खोलने दोगे, लेकिन तुम घूम सकते हो, तुम आराम से पूरे विचरण कर सकते हो। तो क्या ये चीज़ उनके ऊपर लागू नहीं होती? ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं को पुलिस और प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात मैंने शुरू में आपको बताई कि लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उन्हें ये समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को पूरे तैयारी के साथ मूर्ख बनाया जा रहा है, आप मूर्ख बनते जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की है कि हमें मूर्ख कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये जो चीज़ है, जैसे मूर्ख की बात करें तो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं कि आम आदमी जो है प्रधानमंत्री जी को मूर्ख कह रहा है, प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है कि वो मूर्ख है। ठीक है ना। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि एक इतिहास में लिखा जाएगा कि वे कौन मूर्ख थे जिन्होंने एक मूर्ख को 2 बार चुना। ये भी पोस्ट देखी मैंने, तो मुझे लगा कि हमारे लोगों का जो सोचने का जो लेवल है वो लेवल इस तरीके का है कि उनको कुछ भी पकड़ाओ वही बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ना तो मूर्ख है, ठीक है ना, और ना ही वे कोई पागल है या फिर कहें कि कोई भोले हैं। तो एक सुनियोजित प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं, और जो व्यक्ति सुनियोजित प्रोग्राम को अंजाम देता है वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और समझदार के साथ साथ वो चालाक भी होता है। चालाक होने के साथ साथ में वो इस तरीके का जब कृत्य करता है तो वो धूर्त भी होता है। इसलिए उनको मूर्ख कहना ठीक नहीं है। मूर्ख कहने से तो हम मूर्ख हो रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो उनको जो दिया हुआ काम है, जिसके लिए उन्होंने जीवन लगाया, जिसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने बीवी को छोड़ा, जिसके इतना त्याग उन्होंने किया, तो किस लिए किया? वो आज का जो टाइम है, आज जो हो रहा है, उस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने इतना त्याग किया, इतना सेक्रीफाइस किया। तो वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, बहुत ही समझदार व्यक्ति है। लेकिन वे अपनी जगह पर ये जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही समझाया गया है, यही सिखाया गया है, और जो काम उनको दिया गया है उसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर उनकी कहीं मजबूरी हो सकती है, जैसा कि आरएसएस के संगठन में
एक नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके संगठन में रहता है और उससे फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है या उनके विपरीत जाकर काम करता है या फिर कहें कि उनके बने हुए एजेंडे को ठुकरा देता है, तो फिर वे उसको जिंदा नहीं छोड़ते हैं, वे सीधा उसको शूट कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो कहीं हो सकता है मजबूरी हो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी, लेकिन बिल्कुल ये बात तो मैं नकारता हूँ कि वो मूर्ख हैं। आप लोग इसको मूर्ख ना समझें। मूर्ख तो आपको बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आप मूर्ख बन रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि इस तरीके की पोस्ट करना भी मूर्खता से कम नहीं है कि हम लोग किन्हीं लोगों ने, जो लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइजर और पूरे देश के अंदर एक सिस्टम को लेकर चलने वाले लोग, वे लोग अगर किसी व्यक्ति को 2 बार प्रधानमंत्री बनाते हैं या फिर कहते हैं कि उसको नियुक्त करते हैं, क्योंकि वोट तो आप लोगों से आपको मूर्ख बना के ले लिया जाता है ईवीएम से, वहाँ मामला नहीं है। लेकिन जो लोग संगठन में या पार्टी में होते हैं, वे लोग ऐसे मूर्ख को बार बार चुन रहे थे, इसका मतलब वे तो मूर्ख नहीं है, वे लोग तो मूर्ख नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा काम है। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे भी मरना है, मौत ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु कब होगी ये किसी को पता नहीं है, और जो मौत आएगी वो तो आएगी, लेकिन क्या हम मौत या मृत्यु के डर से या इस कोरोना से होने वाली मौतों के या मृत्यु के डर से हम हमारे संवैधानिक अधिकारों की बलि चढ़ा दें, या क्या हम अपने आप को सामाजिक तौर से, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या तार्किक रूप से खत्म कर दें? अगर हम उनको खत्म कर देते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक आदमी, जिसको आदमी कहा जाता है, उस आदमी के अंदर से अगर मान सम्मान और स्वाभिमान अगर माइनस कर दिया जाए तो वो जानवर बचता है, उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं होता है। आप लोगों को पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करना होगा, समझना होगा, समझ करके लोगों को समझाना होगा कि इस देश में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो हजारों साल तक हमारे ऊपर थोपी हुई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फिर से हमारे ऊपर लागू करने का ये काम चल रहा है। जो एक मानवीय व्यवस्था जो भारतीय संविधान के अनुसार हमें दी गई थी, हमें एक जीने का अधिकार दिया गया था, हमें इंसान होने का एहसास जिन अधिकारों ने करवाया था, हम इस देश के नागरिक नहीं गिने जाते थे, हमको नागरिकता का अधिकार जिस संविधान ने दिया, उस संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों की बलि चढ़ाई जा रही है। इसलिए ये बात हमें समझनी होगी कि हमें इस खौफ से निकलना होगा, ये डर हमें हमारे अंदर से निकालना होगा। अगर हम डर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो हम लोग वैसे ही मर जाएंगे, वैसे ही मर जाना है, क्योंकि हम लोग बिना मान सम्मान के जिएंगे तो वो जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। और अगर हमने इसका विरोध किया पूरे देश के अंदर, अगर एक माहौल तैयार करके तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग या फिर जो भी इस व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं और वे जो इन सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करना चाहते हैं, उन लोगों को खुलकर सड़कों पर आना होगा। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बचाना चाहते हैं, वे लोगों को आकर के स्वयं अपनी दुकानों को खोलना होगा और कहना होगा कि हमें अपना पेट पालना, हमें अपना परिवार चलाना है, हमारी दुकान खुलने से, हमारा धंधा करने से तुम्हारा कौन सा कोरोना। जिस तरीके से जो व्यवस्था होनी चाहिए उस बीमारी से लड़ने के लिए, वो अभी भी मात्र है, अभी कुछ नहीं है। बीमारी के लिए दवाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत तो तब होती जब दवाई होती। अब किसी को कोरोना हो गया है और उसको अगर क्वारंटाइन कर रहे हैं, पैरासीटामोल दे दिया, 1-2 दवाई और दे दी, पेन किलर दे दिया, अब जाके घर में आराम करो, सो जाओ। और जिनको अंदर ले जाना है कि इसकी बलि चढ़ानी है, उसको अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाकर 24 घंटे में उसको मार करके उसकी बॉडी बाहर कर देते हैं। ये जो खेल चल रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एकमात्र चीज़ है और वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही जिम्मेदार नहीं है कि कोई ब्रह्मांड में ऑक्सीजन खत्म हो गई है या ब्रह्मांड के अंदर ऑक्सीजन का कोई लेवल कम हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी जो क्षमता है ऑक्सीजन को लेने की, वो कम हो गई है, वो कम जानबूझकर कर दी गई है। क्योंकि मैंने देखा है कि 99% जो लोग हैं वे मास्क का जो प्रयोग करते हैं
वो मास्क का प्रयोग करने वाले लोगों में से 99% लोग उस मास्क को कोई एक सप्ताह तो नॉर्मल चीज़ें, कईयों ने तो आज दिन तक नहीं धोया है, उसको साफ नहीं किया है, बस जैसे ही किसी को देखते हैं लगा देते हैं। तो ये जो वो अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। ऑक्सीजन उनके अंदर का जो ऑक्सीजन का लेने का जो क्षमता है वो ख़त्म की जा रही है और धीरे धीरे करके उनके फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, जिससे हर आदमी को कहा जा रहा है कि ये उसमें कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, घबराहट होने लगती है। ये तमाम चीज़ें उसी वजह से होती है। तो ऑक्सीजन के बारे में बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन की बात हम करें तो ऑक्सीजन देश के अंदर क्यों नहीं उपलब्ध है। पहले तो उन्होंने ऐसा किया और अब ऑक्सीजन की कमी कर दी। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो मिलने चाहिए लोगों को, या ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, भयावह वातावरण बनाया जा रहा है। भले ही मिल रही है, जितने लोग हैं उनको मिल रही है, लेकिन एक वातावरण ऐसे बनाया जा, नहीं मिल रही। तो अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन मांगने की क्या ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कह रहे हैं और मन की बात से ही काम चला लो, मन की बात सुन लो, उसी से आपका काम चल जाएगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या है। ऑक्सीजन क्या इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर आज बनी है। जब से प्राणी बना है तब से ऑक्सीजन बनी है, तब से प्राणी ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसी समय ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल्स में भी हो गई है और ऑक्सीजन जहाँ बनती है वहाँ भी हो गई है और पूरे ब्रह्मांड में भी ऑक्सीजन कम हो गई। नहीं, ऑक्सीजन कुछ कम नहीं हुई है, लेकिन ऑक्सीजन को लेने की जो हमारी क्षमता थी उसको कम कर दिया गया। इसे एक सीरियसली लेने वाली बात है। मैं इस गाइडलाइन को तोड़ता हूँ, भले उसके लिए मुझे कोई भी सज़ा दी जाए, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सत्य हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एक उदाहरण आपके सामने है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कुछ बच्चे मर गए थे और उसके लिए एक व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत करके बच्चों को बचाने का प्रयास किया, उसी को जिम्मेदार ठहरा करके उसको जेल कर दी कि ऑक्सीजन की अभाव में बच्चे क्यों मर गए। तो आज अगर देश के अंदर देश के आम नागरिक मर रहे हैं, लोगों के परिवार के सदस्य ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उन लोगों को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें करके, लाउड स्पीकर लगा करके, अनाउंस करके, मीटिंग करके ऐसा लोगों को भरमा रहे हैं कि तुमको घर में रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, दवाई और कड़ाई, ऐसी बातें कर रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग शब्द इस्तेमाल करके कर रहे हैं। क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो जनता के ऊपर इस तरीके का जो है भयावह वातावरण न निर्माण करें। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इस चीज़ों का बहुत विरोध करो, कड़ाई से विरोध करो, बिना मास्क लगाए हुए बाहर निकलो और समझाने की कोशिश करो। प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं। अरे भाई, आप समझा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कभी हमारी बात को भी समझने का प्रयास करो। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोग क्या बिल्कुल मूर्ख हैं जो आप हमें भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहोगे, आप हमारे ऊपर थोपते रहोगे और हम लोग जो है बिल्कुल चुपचाप सहन करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात होती है, वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम समय ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, वरना हमें कौन सा शौक है धूप में घूमने का, हमें कौन सा कोई वो है कि हम लोगों को परेशान करें। लेकिन ये जो जिस तरीके के निर्देश उनको दिए जाते हैं, उन निर्देशों की वजह से वो जो कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, उस वजह से आम जनता दुखी है, परेशान है। तो अब जनता को ही सड़कों पर आना पड़ेगा। जब तक जनता इन गाइडलाइंस की या निर्देशों की अवहेलना शब्द नहीं कहेंगे, हम लोग उसको तोड़ने का काम नहीं करेगी, इसका विरोध नहीं करेगी, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगी, तब तक इस तरीके का वातावरण बना रहेगा और धीरे धीरे करके वे हमारे एक एक अधिकार को समाप्त कर देंगे। जैसे जैसे हमारे अधिकार समाप्त होते जाएंगे, हम लोग जानवर की स्थिति में जाते जाएंगे और इतनी स्थिति हो जाएगी इस देश के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों की कि वे लोग खाने के मोहताज हो जाएंगे और उनको
बार बार मैंने पहले भी कहा है कि उनको भोजन के लिए काम करने के लिए विवश होना पड़ेगा। अभी दिहाड़ी के लिए करते हैं, अभी पैसे के लिए करते हैं, अभी तनख्वाह और उसके लिए करते हैं, सैलरी के लिए करते हैं। ये लोग सिर्फ भोजन के लिए, कि बस उनको भोजन मिल जाए उसके लिए काम करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा वातावरण देश में बनाया जा रहा है। इस स्थिति को समझने की कोशिश करो। मैं कितनी बार आपके सामने आऊँगा, हो सकता है कि ये वीडियो मेरा आखिरी हो या इससे अगला वीडियो मेरा आखिरी हो, कोई ना कोई वीडियो तो मेरा आखिरी होगा ही। लेकिन जब तक अगर आखिरी वीडियो होगा तब तक मेरी ये बात ऐसे ही चलेगी और इसी तरीके से मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करता रहूँगा। अपने अंदर हौसला बुलंद करो और लोगों को ये ढाढ़स बंधाओ कि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। आपको अपने अंदर देखो, मतलब इम्यूनिटी जो होती है वो भी एक चीज़ है शारीरिक रूप से, लेकिन उसके साथ साथ एक मानसिक भी होता है जिसको साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी अगर किसी की फिट करें, अगर किसी आदमी को, एक तंदुरुस्त आदमी को, सही सलामत आदमी को आप 10 लोग रोज़ ये कहना शुरू कर दो, अरे भाई साहब आप तो थके थके जा रहे हो, अरे भाई साहब आपको क्या हो गया है, अरे भाई साहब आपका चेहरा तो जो है बिल्कुल ही मुरझा गया है। इस तरीके की अगर बात उसके करते जाओगे तो वो धीरे 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 4-6 महीने में वो दुबला पतला हो जाएगा और बिल्कुल ही जो है ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएगा, मर भी जाएगा। इस साइकोलॉजी की इफेक्ट होता है। तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो भी कमज़ोर की जा रही है, कमज़ोर हो रही है। तो मेरी अपील है कि आप साइकोलॉजी को भी मजबूत करें और कहें कि हमें कुछ नहीं होगा, हम ऐसी वैसी बीमारियों को नहीं मानते, हम ये उसके लिए ठीक है। उसके लिए हम लोगों को जो कुछ कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, जैसे कि कहें कि अभी का जो मौसम चल रहा है इसको लोग पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो नेचुरली ये चीज़ है कि पेड़ भी अपने पत्तों को बदलते हैं, जो है पेड़ पौधे भी। तो वहाँ भी वातावरण का असर होता है, वातावरण चेंज होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी इस तरीके का परिवर्तन साल में 2 बार 3 बार जो मौसम परिवर्तन होता है उसके साथ में होता है, नेचुरली है। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर अगर किसी सही सलामत आदमी को, खेलते कूदते आदमी को, चलते फिरते आदमी को सिर्फ ये कह दिया जाए कि तुम्हारे को कोरोना पॉजिटिव हो तुम, तो वो आधा बीमार 50% तो उसी समय हो जाएगा जो पहले नहीं था। उसको कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएगी सिर्फ इतना कहने से कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो ये साइकोलॉजिकल है। इसी तरीके से तीसरी एक चीज़ होती है कि हमारा स्टेमिना जो है वो भी मजबूत होना चाहिए कि हमें इस जंग को लड़ने की हमारे में क्षमता है, हम हमारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे और उसके साथ साथ सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करेंगे और अपने आप को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे, समाज को भी बचाएंगे, अपने अधिकारों को भी बचाएंगे। इस तरीके की बात हम जब करेंगे तभी शायद हो सकता है कि हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो हम लोग, मैंने कितना कहा है कि उन तमाम चीज़ों से हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ एक जिंदा लाश जिसको कहते हैं वो बनकर रह जाएंगे और उन लोगों का फिर जानवरों की तरह कहीं पर भी इस्तेमाल होगा जो पहले सदियों से इस देश में हुआ है। ये तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का अथक प्रयास था जिन्होंने पूरा जीवन कुर्बान करके आप लोगों को ये अधिकार दिलाए हैं और उन अधिकारों की वजह से आज आपको ये एहसास हो रहा है कि आप भी इंसान हैं। इससे पहले भारतीय संविधान के लागू होने से पहले आपको इंसान भी नहीं माना जाता था, आपका उपयोग जानवरों की तरह होता था। आप समझ सकते हैं या नहीं समझते, आज की युवा पीढ़ी समझे या ना समझे, लेकिन जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं 70-80 साल 90 साल के, उनसे पूछ करके आप बात कर सकते हैं कि क्या स्थिति उन लोगों की, कैसी जिंदगी उन्होंने जी है। और शायद उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति हमारी हो सकती है और हम लोग उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम लोग अपने शारीरिक चिंता की बजाय अपने फिजिकल, अपने आप को बचाने के, अपनी जान को बचाने के साथ साथ अपने अधिकारों को भी बचाने के लिए प्रयास करें। हम ये तो कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग जान बचाने का प्रयास तो कर रहे हैं, घरों में दो कर बैठे हैं, बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और भी कई चीज़ें हैं, वैक्सीन भी लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, ये शारीरिक अपने आप को फिजिकली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही एक तरह से कहा जाए तो गौण है, क्योंकि इस शरीर को तो एक दिन जाना ही है।
ये शरीर नाशवान है और इसे नाश होना ही। आप इसको कितने ही बचाने के प्रयास क्यों ना कर लो, आप हॉस्पिटलों में करोड़ों रुपए क्यों ना लगा दो, लेकिन इसको एक दिन नाश होना है तो होना है। इस शरीर की चिंता न करके आने वाली जनरेशन, जिसे हम अपना पुनर्जन्म कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी एक तरह से वंश कहते हैं, उस वंश को बचाने के लिए, इस वंश को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें खुलकर आगे आना चाहिए, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, हम लोगों को अपने अंदर के डर को बाहर निकालना चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस या प्रशासन निर्देशों के अनुसार हम पर जो जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या हमें जिस तरीके से वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि हम 50-100 लोग, 200 लोग, 500 लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने आसपास के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करें, वार्ता करके कहें कि क्या जो किया जा रहा है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहो, आप अपने अंदर के ज़मीर से पूछो कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि सही है तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को क्या बोलते हैं शारीरिक रूप से बचा लोगे, लेकिन उनको अन्य तरीके से मार दोगे और मार दिया जा रहा है। 1 साल से सरकारी स्कूल है तो क्या प्राइवेट स्कूलें भी बंद कर दी गई है। जब भी थोड़ा सा मामला होता है तो सारे संस्थान खुले रहते हैं, सारी संस्थान खुली होती हैं, लेकिन स्कूल फट से बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको मालूम है 1-1.5 साल 2 साल के गैप के बाद में एक जनरेशन जब हो जाएगी तो दूसरी जनरेशन को कहीं पर भी एडमिशन मिलने वाला नहीं है। और जो इससे पहले थोड़े बहुत पढ़ लिए वो धीरे धीरे एक चैन में चले जाएंगे और आने वाली जो चैन है वो ख़त्म हो जाएगी। एजुकेशन के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जो हमारे विकास या प्रगति के कहते हैं कि उसकी पहली सीढ़ी है, ज्योतिबा फुले ने जो कहा कि शिक्षा बिना जितना अनर्थ हुआ है विद्या के बिना, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तो फिर निश्चित तौर पे हम एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं अपने शरीर को बचाने का, जो कभी भी बचने वाला नहीं है। आज नहीं तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद इसे खत्म होना ही, और हम लोग उसकी चिंता कर रहे हैं जो कभी बचने वाला ही नहीं है। उसको बचाने के लिए हम अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, सब कुछ खो रहे हैं, और खो तो वो भी जाएगा, खत्म वो भी हो जाएगा, और बच कुछ भी नहीं पाएगा। हमारा शरीर हमारी जनरेशन में होता है, हमारा जो वंश है उसमें होता है। अगर हमने अपने वंश को या वंश के अधिकारों को बचाने का प्रयास नहीं किया तो निश्चित तौर पे वो जानवर से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी में चले जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि जिस तरीके से इस देश में माहौल बनाया जा रहा है और जो काम को अंजाम दिया जा रहा है, वो काम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा घातक परिणाम उसके आने वाले हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो अभी अभी की एक घटना जो आपने देखी होगी, कुछ लोगों ने उसको मजाक में लिया, कुछ लोगों ने उसको सीरियस लिया, कुछ लोगों ने क्या किया, लेकिन जो मेरी दृष्टि में जो मैंने उसका एनालिसिस किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बैठक की, वर्चुअल मीटिंग ली, और वीडियो कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो ली, और उसको सीक्रेट रखा गया। उसके बारे में कहा गया कि सीक्रेट मीटिंग होगी जो सिर्फ और सिर्फ सीएम और पीएम, जितने सीएम्स हैं उनके और पीएम के बीच में होगी। इसको आउट नहीं किया जाएगा। उसको जो जिस तरीके से कहते हैं कि पब्लिक में रिलीज करना चाहिए वो नहीं होगा। तो थोड़ा ये पता चला कि केजरीवाल जी के वहाँ से इसको जो है रिलीज कर दिया गया पब्लिक में, और उसके लिए उसको इतना गंभीरता से लिया गया, और उसके बारे में बहुत बड़ा बवंडर हुआ। मीडिया के लोगों को भी एक बड़ा जो है झुंझुना मिल गया। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हम इसको किस तरीके से एनालिसिस करते हैं? हम सवाल ही ये खड़ा करते हैं कि जिस जनता ने प्रधानमंत्री को चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, और जिस जनता ने मुख्यमंत्रियों को राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया, वो लोग कौन सी सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं? ऐसी क्या सीक्रेट मीटिंग है जो वे लोग कर रहे हैं और जनता से छुपा रहे हैं, उसको पब्लिक में नहीं ला रहे हैं? जबकि पार्लियामेंट में जो बात बोली जाती है वो भी पब्लिश होती है। अगर कहीं पर भी आम जो सार्वजनिक जीवन जीने वाला, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जो है, वो कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं कर सकता है, तो वो सीक्रेट मीटिंग क्या थी? सीक्रेट मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है,
और उसको सीक्रेट रखा जा रहा है ताकि जनता तक वो मैटर ना जाए और जनता इस चीज़ को समझ ना पाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल और मुद्दा बन रहा है कि उन लोगों को सीक्रेट मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है और ये आवश्यकता उनको क्यों पड़ी। ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है। इसका मतलब है कि जनता की कोई चीज़ छुपाई जा रही है, इसका मतलब है वो जनता के विरुद्ध है, जनता के खिलाफ है। वो नीति जो जनता से छुपाई जाती है, वैसे राजनीति होती ही यही है। राजनीति का मतलब ही है वो नीति जो छुपी हुई हो, जो रहस्यमय हो। और वो नीति अगर छुपी हुई है तो छुपी हुई नीति जो है वो जनता के विरोध में होती है। अगर जनता के हित में होती है तो मोदी जी जिस तरीके से लोगों को आकाशवाणी या लाइव आकर के जिस तरीके से मीटिंग करके वो अपना संदेश देते हैं, ठीक वैसे ही इसका भी होता। लेकिन यहाँ पर सारे सीएम्स को कंट्रोल किया हुआ है, सारे प्रशासन को, न्यायपालिका को कंट्रोल किया हुआ है, सारे लोगों को ऐसा सेट किया हुआ है वहाँ पर और उनके माध्यम से ये खेल किया जा रहा है। अब एक मात्र हमारे पास बचाव है और वो है सिर्फ जनता का। जनता का जो है वो जनता खुद अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आए। जनता खुद अंदर ही अंदर बात करती है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कह रहे हैं हाँ ये गलत हो रहा है, हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, टिप्पणी भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो सड़क पर आकर उसका विरोध कर सके या सड़क पर आकर के उसको उसका नीतियों का खिलाफ बोले या प्रशासनिक अधिकारियों को जाकर समझाने की कोशिश करे कि आप जो कर रहे हो ये जनता के हित में नहीं है। और जनता के हित में तो क्या, जनता को बर्बाद करने का काम है। तो इसलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात संदेश देने के लिए आया था कि हम लोग कहीं ऐसा न करें कि हम अपने आप को शारीरिक रूप से बचाने के लिए हम अपने आप को शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, तार्किक रूप से, वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से, आधिकारिक रूप से, इन तमाम चीज़ों से हम लोग अपने आप को मार दें और हम अपने आप को जानवर से बदतर स्थिति में पहुंचा दें। कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आपके अंदर जो डर पैदा किया गया है, खौफ पैदा किया है, उस खौफ को बाहर निकालो। मर तो जाना है वैसे भी। अगर आप कोरोना से बच जाओगे तो एक्सीडेंट से मर जाओगे, एक्सीडेंट से अगर नहीं मरे तो नेचुरल मौत मर जाओगे। कहीं न कहीं किसी न प्रकार से आपको मरना तय है। जब आपको मरना है, आपका शरीर बना ही मरने के लिए है, तो आप शारीरिक चिंता को कर रहे हैं, करना चाहिए। इसमें मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, सावधानी स्वास्थ्य पहली बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने अपने अधिकारों को बचाने का काम नहीं किया तो आने वाली जनरेशन हमें कहेगी कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमारी जान को खतरे में डाल गए या हमारी जान को उन्होंने जानवर बना दिया, जान को जानवर बना दिया। ये सारी चीज़ जो है आप लोगों को गंभीरता से समझनी है और मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि ये समझदार लोगों के ही समझ में आने वाली बात है। जो समझदार लोग हैं वे ही इस बात को समझ करके लोगों को समझा सकते हैं और वे लोग लोगों को समझाने का काम करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद के साथ मैं आपको लाइव आकर ये बात कह रहा हूँ। मेरी भी हर चीज़ पे नज़र है, मुझसे मेरे ऊपर भी कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उसकी कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं अपने शरीर को हमेशा नाशवान समझता हूँ। एक ना एक दिन ये नाशवान हो जाएगा, लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं, जो वैचारिक रूप से मजबूत हैं, वो कभी मरने वाला नहीं है। हमारे महापुरुष हमारे बीच में आज भी जिंदा हैं, क्योंकि वो वैचारिक रूप से हमारे बीच में है, उनके विचार हमारे पास में है। तो आप लोगों को ये अंतिम बात कहते हुए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से आज के वीडियो में कि आप लोग अपने लोगों को हिम्मत दें, अपने परिवार के लोगों को भी बल दें और पूरे समाज के अंदर ही बात कहें कि हमें अब एकजुट होकर के, एक साथ होकर के अपने अपने गांव, गली, मोहल्ले में और अपने अपने शहर में इसका विरोध करना चाहिए। दुकानें खुल जानी चाहिए, सारा का सारा जो मामला है वो सामान्य हो जाना चाहिए। नेचुरली है कि जिसको मरना है वो तो मर ही जाएगा, जिसको बचना है वो बच ही जाएगा। तो आप लोग ऐसा करेंगे और समझाने का काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ में फिर से आपको जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।